गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 9th हिंदी में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में समझ लेंगे। अगले क्लास में हमने समझा था पदक्रम संबंधी नियम। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आता है। वाक्य में कर्ता और कर्म के बीच में कारक की विभक्ति आती है। प्रश्नवाचक पद ठीक पहले प्रयुक्त होता है। न या नहीं नकारात्मक अर्थ है वो उसका प्रयोग क्रिया से पहले होता है। फिर आग्रह के लिए जो न अवयव है वो हमेशा वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। वहाँ तक हमने सीखा था। अभी आज सीखेंगे अन्वय संबंधी नियम। तो अन्वय अर्थात मेल। अन्वय का क्या मतलब है? मेल करना। ओके, अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता। वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय यानी अनुरूपता का मतलब क्या है? तो कि कोई भी वाक्य है वो उसके लिंग के अनुसार होना चाहिए। स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार, पुल्लिंग है तो उसके अनुसार, वचन एक वचन में वाक्य है या बहुवचन में है उसके अनुसार उसकी क्रिया और उसका जो भी कर्म है वो होना चाहिए। काल तो समय, तो काल भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है, वो भी उसके जैसा उसके समय में होना चाहिए। फिर अन्यव, इसलिए इसको अन्यव यानी मेल कहलाता है। अन्वय संबंधी नियम निम्नलिखित है। सबसे पहला नियम हम सीखते हैं। जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। तो जो कर्ता और कर्म में विभक्ति है, विभक्ति के प्रत्यय हमने जान लिए कि 8 है। से, के लिए, के द्वारा, का, की, के ऊपर, के नीचे, ये सब विभक्ति के प्रत्यय है, कारक विभक्ति के। तो उसमें कर्ता और कर्म विभक्ति के साथ हो तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी और एक वचन में ही होगी। तो यहाँ हमें उदाहरण दिए हैं। माँ ने लड़की को बुलाई, तो माँ ने लड़की को बुलाया, पुल्लिंग में हो गया, बुलाया होगा, बुलाई नहीं होगी, भले लड़की है यहाँ मगर बुलाया। क्या आपने मीना को पहचानी? तो भले मीना है यहाँ स्त्रीलिंग है मगर क्या किया है? कर्म की विभक्ति। क्या आपने, ने विभक्ति आई कर्ता और कर्म में, तो हमेशा एक वचन में क्या आपने मीना को पहचाना, ये सही है। ओके। फिर दूसरा नियम है भिन्न भिन्न लोगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्षर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। जो अभी हमने संज्ञा का नियम है कि भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा एक वचन में होती है तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है और बहुवचन में होती है। जैसे राम, जो दो या अधिक व्यक्तिवाचक संज्ञा आई, उदाहरण राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए। देखो यहाँ किया है ना, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा दो से अधिक बार आए। एक तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम, लक्ष्मण, जानकी, दो से अधिक बार आए व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हमेशा क्रिया है वन में गए, जाने की क्रिया है, गए ये क्रिया है, तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी और बहुवचन में होगी। ओके, क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी और बहुवचन में होगी। व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा एक से अधिक बार वाक्य में उपयोग होती है तो हमेशा क्रिया है वो पुल्लिंग होगी और बहुवचन में होगी। गाय और बैल चल रहे हैं, तो यहाँ दो बार व्यक्तिवाचक संज्ञा आई। राजा और रानी नगर में गए, जातिवाचक संज्ञा दो बार आई, तो गए पुल्लिंग में होगी क्रिया और बहुवचन में होंगी। जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते हैं। ओके, तो जातिवाचक संज्ञा भालू, शेर और लोमड़ी दो से अधिक बार आई
तो क्रिया रहते हैं पुल्लिंग है और बहुवचन में होगी। तीसरा नियम है, यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। अभी कर्ता है वो हमें पता नहीं है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है वो हमें पता ही नहीं है कि लड़की ने ये काम किया है कि लड़के ने किया है। तो पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग में होगी, तो भले वो लड़की हो या लड़का हो, हमें अज्ञात पता ही नहीं है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कर्ता किसने काम किया, वो स्त्री या पुरुष, तो पुल्लिंग में ही उसकी क्रिया होगी। उदाहरण यहाँ दिया है, तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है? चलाता है, क्रिया हमेशा पुल्लिंग में ही होगी। क्यों? तुम्हारा खर्चा कौन चलाती है ऐसा नहीं होगा, तो वो अशुद्ध वाक्य होगा। तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, यहाँ लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है कर्ता के स्थान पर। तुम्हारा वो हमें पता नहीं है कौन है, अज्ञात है, लिंग है वो अज्ञात है, इसलिए यहाँ क्रिया पुल्लिंग में ही हमें करनी है। भले वो लिंग अज्ञात स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो सकता है, मगर हमें ये याद रखना है कि क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी। चौथा नियम है, आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। आदरार्थक किसी को मान देने वाले शब्द एक वचन के होते हैं, मगर उसकी क्रिया हमेशा बहुवचन में ही होती है। किसी को हम हमारे से बड़े जो व्यक्ति है उसको आदर के लिए जो हम शब्द उपयोग करें, तो एक व्यक्ति के लिए हमने भले वो शब्द उपयोग किया है, मगर उसकी क्रिया हमेशा बहुवचन में ही होगी। गांधी जी महान नेता थे, तो क्रिया बहुवचन में है, क्रिया हमेशा बहुवचन में उसकी महानता दिखाई है, इसलिए बहुवचन में ही क्रिया होगी। आदरार्थ एक वचन है, मगर क्रिया हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। पांचवा नियम है, आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। इन शब्दों को आपको माइंड में फिट ही कर लेना है कि आंसू है, दर्शन है, दाम है, प्राण है, लक्षण है, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, ये सब हमेशा बहुवचन में इसके साथ क्रिया होगी। उदाहरण दिया है, उसके आंसू रुकते ही नहीं, ही के ऊपर अनुस्वार आया तो बहुवचन। मेरे प्राण संकट में आ गए बहुवचन में। विवाह के शुभ अवसर मिले, लोग तो बात बनाते रहते हैं, तो ये सब शब्द जो ऊपर दिए हैं उनके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन में ही आएगी। अभी छठा नियम है, प्रत्येक, हरेक, एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो प्रत्येक शब्द होगा, हरेक शब्द होगा, एक एक शब्द होगा, तो उनके साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग जो उनके साथ जो संज्ञा होगी वो एक वचन में ही होती है। जैसे यहाँ उदाहरण देखते हैं जो गलत है, क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, तो ये अशुद्ध है। क्लास में प्रत्येक लड़का, यहाँ संज्ञा लड़का है, लड़के के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ नियम है कि जहाँ प्रत्येक आए, एक एक आए, हर एक आए, उसके साथ जो संज्ञा शब्द है वो एक वचन में होगा, क्योंकि आगे बहुवचन दो बार बहुवचन एक वाक्य में आता नहीं है। तो क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा, फिर उसकी क्रिया भी बदल जाएगी। बहुवचन के साथ क्रिया बहुवचन में होती थी, मगर एक वचन यहाँ लड़का है तो यहाँ क्रिया होगा एक वचन में होगी। हर एक मजदूर अफसर से मिले, हर एक मजदूर अफसर से मिले, ले के ऊपर अनुस्वार। जब
कोई शब्द का बहुवचन नहीं होता है ना, तब क्रिया जो होती है ना उसके ऊपर अनुस्वार माथे मींडू आवशे तो वो बहुवचन होगा। तो यहाँ मिले कुछ चेंज नहीं है, खाली मिले के ऊपर अनुस्वार निकाल देना है तो वो वाक्य एक वचन में बन जाएगा। जैसे चिड़िया चहक रही है, तो चिड़िया का बहुवचन नहीं होता है तो है के ऊपर अनुस्वार होगा, इसलिए वो ढेर सारी चिड़िया। मगर चिड़िया चहक रही है के ऊपर से अनुस्वार निकल जाएगा तो वो चिड़िया एक हो जाएगी। ओके, जहाँ हमें किसी का कोई शब्द का बहुवचन नहीं होता है वहाँ क्रिया में ऊपर अनुस्वार लगा दिया जाता है तो वो वाक्य बहुवचन में होगा। तो यहाँ हर एक मजदूर अफसर से मिलेंगे, तो अफसर है वो हमेशा एक वचन में ही रहता है। संज्ञा शब्द अफसर का बहुवचन होता नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो क्रिया है उसके ऊपर से अनुस्वार हटा देना है। जो क्रिया है उसके ऊपर से अनुस्वार हटा दो। मिले, तो यहाँ मिले जो ले के ऊपर अनुस्वार है, इतना छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान यहाँ रखना है। आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे, तो यहाँ तुले हुए थे के अंडरलाइन है, तो हमें यहाँ एक एक है तो हमेशा संज्ञा एक वचन में। आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था, तो इतनी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। 7वां नियम है, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा यानी नाउन, नाउन में कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके अनुसार ही सर्वनाम वह, वे, यह, आप, तू, तुम, तुम्हारा, मैं, हम, ये सब सर्वनाम है। मैं, हम, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, ये सब सर्वनाम है। तो यहाँ हमें नियम है कि संज्ञा में लिंग कौन सी है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके अनुसार ही सर्वनाम का हम उपयोग करेंगे। तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तो देखो स्कूल है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। दूसरा उदाहरण है, यह मेरी कॉलेज है, तो रूम, यह मेरी कॉलेज है, तो रूम, यह मेरा कॉलेज है, मेरा आएगा, सर्वनाम मेरी नहीं होगी। ओके, मेरी है वो सर्वनाम है, मगर मेरी कॉलेज है वो स्त्रीलिंग नहीं है, मेरा होगा। उसका देह दुर्बल है, तो उसकी देह दुर्बल है, देह कैसी, देह स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम स्त्रीलिंग के अनुसार उपयोग होगा। उनका आवाज कोमल है, तो आवाज कैसी, आवाज स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम है वो स्त्रीलिंग के अनुसार उपयोग होगा। उनकी आवाज कोमल है। 8वां नियम, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा में जो लिंग है विशेषण का प्रयोग भी वैसे ही होता है। विशेषण यानी एडजेक्टिव, ओके, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। तो संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो हमें पहले संज्ञा देखनी है, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसके अनुसार ही विशेषण होगा। जैसे उदाहरण दिया है, आज मौसम सुहावनी है, मौसम है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, तो विशेषण सुहावनी है तो सुहावनी नहीं आएगी। आज मौसम सुहावना है, ओके, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, संज्ञा, उसके अनुसार ही सर्वनाम का उपयोग होगा, उसके अनुसार ही विशेषण का उपयोग होगा। अभी गलत उदाहरण है, आजकल कपास महंगा है, तो आजकल कपास महंगी है, कपास है वो स्त्रीलिंग है, महंगी, महंगा, ये सब विशेषण है तो महंगी होगी। कपास के अनुसार ही स्त्रीलिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है। उसका नाक लंबा है, नाक कैसी, नाक स्त्रीलिंग है
उसकी नाक, देखो यहाँ उसका है वो सर्वनाम है, तो नाक है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए उसका नाक नहीं होगा, उसकी नाक।